Hey everyone, I hope you all are doing good. So let's talk about India's UNSC opportunity. So इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, here is a question. So the question is, which of the following is not among the G4 bloc? So they were bidding for permanent seats in the United Nations Security Council. So इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जर्मनी, स्पेन, इंडिया और ब्राज़ील. So now let's get back to the topic, which is India's UNSC opportunity. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूएनएससी है क्या. तो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. सो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट शुड मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें से यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना है. एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनका इलेक्शन हर 2 साल पे होता है. तो इस साल जो है इंडिया ज्वाइन करने वाली है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स बेसिक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मेंबरशिप एंड व्हाट इज़ वे अहेड फॉर इंडिया. तो अगर कोल्ड वॉर के टाइम से देखें तो इंडिया जो है 3rd टाइम मेंबर बनने जा रहा है. एंड अगर ओवरऑल देखें तो इट इज़ फॉर द 8th टाइम. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है उस टाइम के मेंबरशिप में और अभी के मेंबरशिप में? काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. एंड इस वजह से इंडिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं. इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंडियन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई है. और जो इंडिया की जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं इंडिया के, उनकी जो सर्कल है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हुई है. एंड अगर बात करें इंडिया की एटीट्यूड की इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन चुका है. मतलब इंडिया रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशंस को अपने हिसाब से डील करता है, ताकि उसमें बाद में रिएक्शन ना देना पड़े, बल्कि पहले से ही जो है वो सिचुएशंस अपने फेवर में शेप कर सके. तो इस चेंज के कारण हम ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है यूज़ कर सकता है ये जो यूएनएससी की एंगेजमेंट है उसको अपने नेशनल गोल्स के साथ इंटीग्रेट करके, ताकि बेनिफिट्स जो है इंडिया को मिले. सो इंडिया विल बी बिकमिंग मोर पर्पसफुल एंड प्रैग्मेटिक. मतलब कि जो डिमांड्स है, जो चेंजेस आ रहे हैं कंडीशंस में यूएनएससी के, उसके तहत वो काम करे, ना कि अपने ओवर एम्बिशियस गोल्स जो हैं उन पे फोकस करे. सो यस, इंडिया नीड्स टू अडेप्ट टू दी चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द यूएनएससी. कोल्ड वॉर पीरियड की अगर बात की जाए 1991 से 1992 के अराउंड, तो दिल्ली जो है उसने देखी कि कैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद से कोल्ड वॉर एंड होता है. एंड रशिया की जो है कैसे वो फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेड हो जाती है टुवर्ड्स दी यूएस एंड दी वेस्ट. एंड वहीं पे अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना वॉज बिजी इन मेंटेनिंग लो प्रोफाइल एंड ओपनिंग अप इट्स इकॉनमी. एंड इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है इट वाज फिक्सिंग इट्स ब्रोकन इकॉनमी. एंड काफ़ी सारे जो है इंडिया में भी चेंजेस देखने को मिले थे, जो कि पोस्ट सोवियत वर्ल्ड के बाद से इंडिया को लाने पड़े थे इन इट्स फॉरेन पॉलिसी. बात करें अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसे कंसिडर किया जाता है एज द न्यूक्लियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. ऑल्सो इसे ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द ओनली बॉडी ऑफ द यूएन विच हैज़ टीथ टू बाइट. तो यूनाइटेड नेशंस में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है बहुत ही मेजर से होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. सो यस, उस टाइम पे कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे इंडिया जो है इट वाज कीपिंग लो, बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि जो बाहरी जो डिसीजंस हैं स्पेशली ऑन कश्मीर इशू, वो जो है थोपा जाए इंडिया पे. एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर इशू, दैट्स वाई इंडिया वॉज हंकरिंग डाउन. एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू रेसिस्ट द एक्सटर्नल इम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब बाहरी जो है सॉल्यूशंस थोपे जाए इंडिया पे. यहाँ पे बात हो रही है यूएनएससी की. तो अब बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है क्या डेवलपमेंट्स हुए. तो 2011 से 12 के बीच क्या होता है कि रशिया रिवाइव कर रहा था एंड ऑल्सो चाइना जो है दूसरी साइड पे राइज कर रहा था. तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों का जो है ये ऑब्जेक्शंस लगाने लगे कि जो वेस्टर्न एजेंडा है उसे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में, एंड इट शुड बी स्टॉप्ड. ओके. एंड अगर बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की, तो फर्स्ट डिकेड जो था 21st सेंचुरी का, मतलब 2001 से 2010 तक, तो उसमें इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही रैपिड रेट से ग्रो हुई थी. तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो गई थी इन दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सो इंडिया वॉज सर्टेनली लेस डिफेंसिव दैन इन दी 1990s. वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी.
एंड अगर बात करें 2011 के बाद से तो जो डिफरेंसेस हैं यूएस, चाइना और रशिया में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। एंड अभी भी काफ़ी जो है डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इन दी टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉर। एनीवेज, तो चाइना जो है इट वाज राइजिंग टू बिकम अ ग्रेट पावर एंड स्टिल इट इज़ राइजिंग। एंड ऑल्सो ये जो है कितने सारे जो एक्सपेंसिव क्लेम्स है वो लगाता था, जैसे कि लैंड एनेक्सेशन की जो पॉलिसी है, मेनली डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं। एंड अब अगर हम देखें तो वाशिंगटन एंड मॉस्को, यहाँ पे मेनली मतलब कि यूएसए और रशिया जो है वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है, मतलब उनमें दूरियाँ आ रही हैं। एंड रशिया जो है इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू चाइना। एंड जो टेंशन है यूएस, चाइना और रशिया के बीच ये और भी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द यूएस एंड इट्स यूरोपियन एलीज। मतलब यहाँ पे जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, जो एलीज हैं, फ्रेंड्स हैं वाशिंगटन के, मतलब यूएसए के, तो उनके साथ उनके बीच जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं इस वजह से जो है टेंशन्स और बढ़ रही हैं। एंड नाउ बाइडेन जो है वो चाहते हैं कि वो क्लोजली वर्क करे यूरोपियन एलीज के साथ, लेकिन चूँकि जितने भी पास जो रिलेशंस रहे हैं उनको एकाएक जो है सही नहीं किया जा सकता है। सो येस, इट विल टेक टाइम। सो इंडिया इज़ लुकिंग फॉर अ प्रोडक्टिव टेन्योर एट द यूएनएससी। एंड यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स जो है निकल के आते हैं। तो सबसे पहला जो है इट इज़ टू मेक द यूएनएससी इफेक्टिव। ना ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड बिकॉज जो डिवीज़न है अमंग द मेजर पावर्स, इस वजह से जो यूएनएससी की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो रही है। तो यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर्स हैं। तो क्या होता था कि जो कोल्ड वॉर का डिकेड था उस टाइम पे इन सभी पांचों मेंबर्स के बीच जो है कंसेंसस देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बात करें अगर, तो काफ़ी जो है डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के विद इन। सो इन डिफरेंसेस के कारण जो है जो एक कंसेंसस होती है वो नहीं फॉर्म हो पाती है। तो इस वजह से कोई भी डिसीजन अगर होता है तो उसमें वीटो पावर के थ्रू जो है वो डिसीजन को नहीं लिया जा सकता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस काउंसिल। लाइक अगर इंडिया के ही परमानेंट मेंबरशिप की बात की जाए तो चाइना हमेशा जो है वीटो पावर यूज़ करके इंडिया की मेंबरशिप को परमानेंट बनाने से रोकता है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। अगर इस काउंसिल में बात करें कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो चूँकि टोटल स्ट्रेंथ 15 है तो P5 जिनके पास वीटो पावर है एंड रेस्ट ऑफ द 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़। तो पहले जो है अगर कोई रिजोल्यूशन पास करना है तो उसमें जो 10 में से 9 है उनकी जो है अफर्मेटिव वोट होनी चाहिए, मतलब कि उनकी हाँ होनी चाहिए। एंड इस पे एक कंडीशन ये है कि कोई भी जो परमानेंट मेंबर है, जो 5 P5 हैं, उनमें से कोई भी जो कंट्री है उन्हें वीटो पावर यूज़ नहीं करना। अगर उन्होंने वीटो पावर यूज़ कर दिया तो ये जो रिजोल्यूशन है जो भी जिस पे बात की जा रही है वो जो है पास नहीं हो पाएगी। तो यूएनएससी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं वो जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है शेयर कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं मेनली। तो जैसे अगर हम बात करें यूएस और यूएसएसआर की, तो उन्होंने जैसे कोऑपरेट की थी ऑन द इश्यूज़ रिलेटिंग टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो यूएसए और चाइना जो है वो कॉमन ग्राउंड्स पे जो है एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। एंड जितने भी कन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं जितने भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो उसके बावजूद जो है कुछ कॉमन ग्राउंड्स ऐसे हो सकते हैं जिस पे यूएसए और चाइना जो है वर्क करके जितने भी क्लैशेस हैं उनको कम कर सके। एंड ये जो कोऑपरेशन होगी यूएस चाइना के बीच, तो ये किसी भी कंट्री जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपेंस पे नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इंडिया विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट दिस थिंग। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये है कि इंडिया जो है चाहता है कि यूएनएससी जो है मोर रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। लेकिन अगेन चाइना जो है नहीं चाहता है कि जो एशिया के 2 मेजर पावर्स हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना इटसेल्फ, इंडिया एंड जापान, वो जो है यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप को लें। एंड एज़ पर फ्यू एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि इंडिया शुड कम इन पार्टनरशिप विथ ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, जिनको कि G4 ब्लॉक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन रिलेटेड टू G4 ब्लॉक। सो येस, नाउ व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट, तो दिल्ली जो है इट हैज़ टू डील विद दी चाइनाज़ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी, मतलब कि दिल्ली को इससे डील करना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर बात करें हिस्ट्री की, तो दिल्ली वाज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। लेकिन चूँकि इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इतने सारे जो कन्फ्रंटेशंस हुए हैं, तो इस वजह से जो रिलेशंस हैं वो अच्छे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। एंड इंडिया जो है अपने आप को पाता है कि वो एक यूनिपोलर एशिया में है, मतलब कि एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाइना ओरिएंटेड है, चाइना सेंटर्ड है। सो यस, इंडिया इज़ इन यूनिपोलर एशिया। एंड एज़ वी ऑल नो कि इंडिया ने RCEP को साइन नहीं किया है। सो अगेन इट इज़ वन मोर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू वाई इंडिया इज़ इन यूनिपोलर एशिया।
इंडियन सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने प्रॉमिस की है कि दे विल वर्क विद चाइना विथ एन ओपन माइंड, लेकिन चाइना जो है रिपीटेडली ट्राई कर रहा है कि कैसे यूएनएससी में फोकस लाया जाए कि किस तरीके से इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रहा है कश्मीर में, एंड ऑल्सो ऑन द क्वेश्चंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो बीजिंग जो है प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान को फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रेशर्स, एंड इस वजह से दोनों इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो सही नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग टू बी नोटिस्ड इज़ दैट इंडिया जो है उसकी मेंबरशिप की बात होती है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, तो वहाँ पे चाइना जो है ब्लॉक करता है इंडिया की मेंबरशिप को। सो अगेन दिस इज़ वन मोर थिंग कि क्यों इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है उतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इंडिया की एंगेजमेंट होगी अगर यूएनएससी में, तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया है वो स्ट्रेंथन कर सकता है अपनी रिलेशंस विद द क्वाड कंट्रीज़ लाइक दी ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएसए। ऑल्सो यूरोपियन पार्टनर्स के साथ भी इंडिया अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ा सकता है लाइक फ्रांस एंड जर्मनी इन द सिक्योरिटी एरेना, एंड ऑल्सो टू फाइंड कॉमन ग्राउंड विद द ग्लोबल ब्रिटेन, जो कि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। तो इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी ब्रिटेन के साथ भी अच्छी रहती है, सो ऑल्सो इट इज़ वन मोर थिंग विच इज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। एंड ऑल्सो इंडिया को रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे करने की ज़रूरत है। इट शुड नॉट लेट द रिलेशंस विथ रशिया डिटेरिएट बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टाइज बिटवीन द रशिया एंड द चाइना। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि इंडिया को अपनी एंगेजमेंट्स रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है विद द ट्रेडिशनल पार्टनर्स इन दी ग्लोबल साउथ, जिससे कि इंडिया जो है उनकी पीस और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो इन यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे जो है प्रेजेंट कर सके। एंड ऑल्सो क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है इट इज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना, सो इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखे ताकि चाइना जो है वो डोमिनेट ना करे इन द इंडियन ओशन रीजन। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, तो यूएनएससी की मीटिंग्स में 60% जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 70% रेजोल्यूशंस हैं अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी, वो अफ्रीका को लेके ही हैं। सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो 3 कंट्रीज़ हैं जिनकी सीट्स हैं यूएनएससी में वो हैं कीनिया, निगर एंड ट्यूनीसिया। तो अक्सर हम देखते हैं कि यूएनएससी और जो अफ्रीकन यूनियन है उनके बीच काफ़ी जो कंसल्टेशंस होते रहती हैं एंड डिस्कशंस होते रहती हैं। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया जो है अपने एंगेजमेंट्स बढ़ा सकता है अफ्रीका के साथ एट बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल बाय रिप्रेजेंटिंग द इश्यूज ऑफ द अफ्रीका एट यूएनएससी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा स्पेन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि G4 ब्लॉक जो है उसमें जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील एंड जापान है। सो हियर आंसर इज़ स्पेन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।